तो दोस्तों शुरुआत करते हैं लिव अप टू योर नेम पार्ट 12 की। बाकी के पार्टों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेम सियोल सिटी पहुंच गया होता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो फिर वो बोल रहा होता है कि उसे वापस जाना होगा ताकि वो यंगकिंग को बचा सके। बट वो आगे जाकर एक जगह पर बेहोश जाता है। फिर वहां पर कुछ लोग आते हैं और वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। यंगकिंग पास में होती है और वहां पर बुरी तरीके से घायल होती है। वहीं पास में मिनिस्टर ऑफ वॉर के लोग भी होते हैं, तो फिर वो यंगकिंग को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। हेम हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे होते हैं। तभी उसे होश आता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। बट वो डॉक्टर सारे उसे रोक लेते हैं। फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक नाइफ होता है और उससे अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा होता है। डॉक्टर और नर्स को लगता है कि वो सुसाइड कर रहा है, इस वजह से वो उसके हाथ पैर बांध देते हैं। इधर पास में यनकोंग के पास डोंग मैके पहुंच जाते हैं। उसके साथ में एक सोल्जर भी होता है जिसे कि मास्टर हेजुन ने भेजा होता है। इधर सियोल में जब यू जया को पता चलता है कि हेम हॉस्पिटल में एडमिट है तो फिर वो उससे मिलने के लिए जाता है। बट वो देखता है कि वहाँ पर उसे बांध कर रखा होता है। फिर वो नर्स से पूछ रहा होता है कि ये सब आपने क्या कर रखा है। वो नर्स उसे बता रही होती है कि जैसे ही इसे होश आया था ये अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से हम लोगों ने इसके हाथ और पैर बांध दिए। बट कुछ ही देर में यहाँ पर इसके गार्जियन भी आने वाले हैं। यू जो है पूछ रहा होता है कि इसका कौन गार्जियन है। फिर नर्स बता रही होती है किसी डायरेक्टर के नाम से कॉल आया था। तो फिर वो समझ जाता है कि ये उसके ग्रैंडफादर की बात कर रही है। इसके बाद यू जेया उस रूम में जाता है जहाँ पर कि हेम होता है। फिर वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके उठते ही वो उससे पूछ रहा होता है कि यनकुंग कहाँ पर है और तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। हेम जेहा से बोल रहा होता है कि यनकुंग खतरे में है, तुम मेरे हाथों पैरों को खोलो तभी मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। यू जेहा उसकी बात मान जाता है। फिर इसके बाद हेम अपना वो टूल बॉक्स निकालता है, उसमें से एक नीडल लेता है और वो अपने हार्ट में उसे मार देता है। जैसे ही हेम को डेथ होती है वो वहाँ से गायब हो जाता है और ये सब देखकर यू जेहा चौंक जाता है। तभी वहाँ पर से ग्रैंडफादर ही पहुँच जाते हैं और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि हेम कहाँ पर है। हेम पास में होता है और वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर कि उसने यनकुंग को छोड़ा होता है। तो फिर वो देख रहा होता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर बहुत सारा ब्लड फैला हुआ होता है। यनकुंग को होश आ गया होता है और वो एक घर में होती है। वो घर होता है मास्टर हेजुन का। जब वो उठती है तो फिर देखती है कि उसके सामने एक लड़की होती है और ये वही लड़की होती है जिससे कि हेम ने प्रॉमिस किया होता है कि वो उसे बचाने के लिए वापस आएगा। इधर हेम यनकुंग का नाम चिल्ला रहा होता है और वो उसे ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और वो हेम से बोल रहा होता है कि अगर तुम यनकुंग से मिलना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मास्टर हेजू यनकुंग के रूम में जाते हैं और वहाँ पर वो उसे मेडिसिन दे रहे होते हैं। फिर यनकुंग मेडिसिन पीने के बाद मास्टर हेजून से बोल रही होती है कि आज से 20 साल पहले आप मेरे वर्ल्ड में आए थे ना। मास्टर हेजून बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ, तो फिर वो हाँ बोलती है। फिर मास्टर हेजून से बता रहे होते हैं कि आज से 20 साल पहले मैं एक लड़की को नहीं बचा पाया था और मुझे लग रहा था कि मैं डॉक्टर बनने के लायक नहीं हूँ, इस वजह से मैंने अपने आप को मार दिया। बट जब मुझे होश आया तो फिर मैं एक स्ट्रेंज वर्ल्ड में पहुंच गया था और वो तुम्हारा वर्ल्ड था। वहाँ पहुँचते ही मुझे एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी और वो लड़की तुम थी, क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे फादर की डेड बॉडी थी और तुम इस शौक की वजह से वहीं पर बेहोश हो गई थी। फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया था और तुम्हारा इलाज करा था, बट मैं तुम्हारा पूरी तरीके से इलाज नहीं कर पाया था और इसी वजह से तुम अपनी आधी मेमोरी भूल गई थी और मुझे लगा था कि एक न एक दिन तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएंगी। क्या तुम्हें वो पर्सन मिल गया है जिसे कि तुम्हारी ज़रूरत थी? जन के मुस्कान लग जाती है और बोल रही होती है कि मैं उस पर्सन से मिल चुकी हूँ। तभी वहाँ पर हेम पहुँच जाता है और यनकुंग से पूछ रहा होता है कि तुम अब ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। इसके बाद मास्टर हेजन वहाँ से चले जाते हैं। फिर यनकुंग देख रही होती है कि हेम के चेस्ट पर बहुत सारा ब्लड होता है और वो ब्लड उसके हार्ट से निकला होता है। फिर वो उससे बोल रही होती है कि ये बहुत हर्ट हुआ होगा। तो फिर हेम कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो उसे हक कर लेता है। यनकुंग रोने लग जाती है। फिर हेम उससे बोल रहा होता है कि अब से मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। काफ़ी देर तक बात करने के बाद फिर वो बाहर जाते हैं और मास्टर हेजुन से मिलते हैं। फिर इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर हेजुन के पास डॉ मैगे आती है और वो उनसे पूछ रही होती है क्या डॉक्टर हेम यहाँ पर वापस आएंगे। फिर मास्टर हेजुन याद कर रहे होते हैं कि कुछ देर पहले वो अकेले में हेम से बात कर रहे होते हैं। फिर हेम उन्हें थैंक यू बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि भले ही आपने यनकों को इलाज करा है, बट इसकी वजह से हम दोनों के बीच में जो ग्रज है वो ख़त्म नहीं होगी और अब से मैं यहाँ पर वापस नहीं आऊँगा। ये बात सुनकर मास्टर हेजन बोल रहे होते हैं कि ये सब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर आना चाहते हो या फिर नहीं। डोंग मैगे मास्टर हेजन से बोल रही होती है कि मैं उनका वेट करूँगी। तभी वहाँ पर यूनी आ जाती है। फिर वो उनसे बोल रही होती है कि आपने ये बात क्यों नहीं बताई मास्टर हेम को कि ये लड़की ज़िंदा है। मास्टर हेजन बोल रहे होते हैं कि अभी सही टाइम नहीं आया और वैसे भी डॉक्टर हेम को यहाँ पर वापस आना होगा, ये उसकी डेस्टिनी है। हेम और यनकुंग दोनों सियोल पहुंच गए होते हैं। तो फिर हेम यनकुंग को गोद में उठाता है और उसे उसी हॉस्पिटल में लेकर जाता है जहां पर कि वो काम करती है। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है कि यहाँ पर एक इमरजेंसी पेशेंट है। इस वजह से यनकुंग काफ़ी एम्बेरस हो जाती है और वो उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रही होती है। पर वहाँ पर एक फीमेल डॉक्टर आती है और यनकुंग को अपने साथ लेकर जाती है। फिर उसके साथ में हेम भी जाता है। जब वो उसके स्टिचेस लगा रही होती है तो फिर डॉक्टर पूछ रही होती है कि आप कौन हो।
तो फिर वो उसे बता रहा होता है कि मैं यनकुंग का गार्जियन हूँ। फिर वो डॉक्टर हेम से बोल रही होती है क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो, तो फिर वो मना करता है और बोल रहा होता है कि मैं फ्यूचर में बन जाऊँगा। हेम डॉक्टर को घूर कर देख रहा होता है जब वो स्टिचेस लगा रही होती है, तो फिर वो उससे बोल रहा होता है कि तुम ये सब आराम से करो क्योंकि यनकुंग को दर्द होगा। फिर वो डॉक्टर बोल रही होती है कि मैंने पहले इसे एनेस्थीसिया दे दिया है, इस वजह से जहाँ पर मैं स्टिचेस लगा रही हूँ उस पार्ट में से दर्द नहीं होगा। बट हेम नहीं मान रहा होता। तभी यनकुंग हेम से बोल रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। बट हेम उसकी बात नहीं मानता है। स्टिचेस लगाने के बाद फिर वो यनकुंग को बाहर लेकर जाता है और वहाँ पर उससे बात कर रहा होता है। हेम यनकुंग की पल्स चेक कर रहा था और उससे बता रहा होता है जब मैंने पहली बार तुम्हारी पल्स चेक की थी तभी मुझे पता चल गया था कि हम दोनों की जो डेस्टिनी है वो मैच करती है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी पल्स दोनों सेम है। तुम्हारे फादर की वजह से तुम्हारे अंदर भी एक स्कार था और मेरी मॉम की वजह से मेरे अंदर भी एक स्कार था। कुछ ही देर बाद वहाँ पर यनकुंग के ग्रैंडफादर पहुँच जाते हैं और वो हेम को डांट रहे होते हैं। फिर हेम उनसे माफ़ी मांगता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद यनकुंग अपने ग्रैंडफादर से बोल रही होती है कि आपको पहले से पता था कि हेम कौन है और वो कहाँ से आया है। ग्रैंडफादर कुछ भी नहीं बोलते हैं। तभी यनकुंग एक लेटर देती है उन्हें जो कि मास्टर हेजू ने उनके लिए भेजा होता है। फिर उसके बाद वो उनसे माफ़ी मांगने लग जाती है। इसके बाद ग्रैंडफादर ही बाहर चले जाते हैं और वो बाहर जाकर हेम से बात कर रहे होते हैं। हेम उन्हें थैंक यू बोलता है और कह रहा होता है कि आपने मुझे अपने घर में रखा और वहाँ पर मुझे एक्यूपंक्चर भी अप्लाई करने दिया। और वो पूछ रहा होता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं पास से आया हूँ। तो फिर ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि आज से 20 साल पहले एक ऐसा ही आदमी यहाँ पर हमारे वर्ल्ड में आया था, उसके पास भी वही नीडल बॉक्स था जो कि तुम्हारे पास है। हेम वो अपना बॉक्स निकालता है और बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता है कि ये मेरे पास कैसे आया। तो फिर वो ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि इस अर्थ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे कि इंसान एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डेस्टिनी की वजह से होती हैं और जब ये तुम्हारे साथ होती हैं तभी तुम्हें रियलाइज़ होता है कि ये सारी बातें सच हैं। ये कहने के बाद ग्रैंडफादर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अपने घर पहुँचते हैं और वहाँ पर वो मास्टर हेजुन का वो लेटर पढ़ रहे होते हैं। हेम वापस यंगकुंग के पास जाता है और वो उसकी केयरटेक कर रहा होता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो फिर हॉस्पिटल में हेम और यंगकुंग दोनों एक ही बेड पर लेट रखे होते हैं और दोनों ने एक दूसरे को हक कर रखा होता है। फिर तभी वहाँ पर वो नर्स पहुँच जाती है और वो उन दोनों को देखकर सरप्राइज हो जाती है। यंगकुंग नर्स को देख लेती है। फिर वो हेम को उस बेड से गिरा देती है। यंगकुंग हेम से बोल रही होती है कि तुम मेरे साथ मेरे बेड पर क्यों सो रहे हो। तो फिर हेम बोल रहा होता है तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। ये सब सुनकर नर्स चौंक जाती है। फिर यनगोंग नर्स की ओर देखकर बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट नर्स वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद भी हेम वहीं पर होता है और वो कहीं नहीं जाता है। तभी यनगोंग चिल्लाने लग जाती है और बोल रही होती है कि मेरी बैक हर्ट हो रही है। फिर हेम उठता है और वो चिल्लाकर नर्स को बुला रहा होता है। तभी वहाँ पर नर्स पहुँच जाती है। नर्स यनगोंग से पूछ रही होती है क्या हुआ है। तो फिर यनगोंग बोलती है कुछ भी नहीं हुआ है, आप यहाँ से जा सकती हो। फिर उसके बाद नर्स वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा यनकुन चिल्लाने जाती है। फिर हेम चिल्लाकर नर्स को वहाँ पर बुलाता है और उससे बोल रहा होता है कि इसकी बैक दोबारा हर्ट हो रही है। फिर नर्स वहाँ पर पहुँचती है और यनकुन उसे दोबारा वहाँ से भेज देती है। फिर उसके बाद हेम यनकुन की तरफ देख रहा होता है। यनकुन उससे बोल रही होती है कि तुम मेरे साथ चिपके मत रहो एक गम की तरह, तुम यहाँ से जा सकते हो अब। हेम बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि ये गम क्या होती है और वैसे ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगा क्योंकि तुम मेरी वजह से इंजर्ड हुई हो। यंगन बोल रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुम शावर लेकर आओ। तो फिर हेम उसकी बात मान जाता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हेम अपने घर में पहुँच जाता है और देख रहा होता है कि वहाँ पर काफ़ी सारा महंगा सामान होता है। फिर उसके बाद उसके पास यूजेहा का ग्रैंडफादर का कॉल आता है। यूजेहा अपने क्लिनिक में होता है और वहाँ पर वो कुछ फ़ोटोज़ देख रहा होता है। उस फोटोज़ में हेम और उसके ग्रैंडफादर साथ में होते हैं और उन्हें कहीं पर लेकर जा रहा होता है। कुछ देर बाद हेम यूजिया के क्लिनिक में जाता है। फिर यूजिया उससे पूछ रहा होता है कि यनकुंग कहाँ पर है। हेम उसे बता देता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर इसके बाद यूजिया वहाँ से चला जाता है। यूजिया हॉस्पिटल पहुँचता है और वहाँ पर यनकुंग से मिल रहा होता है बट वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। फिर यनकुंग बोल रही होती है लगता है कि तुम अभी भी उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रहे होते हो। यूजिया बोल रहा होता है कि ऐसे कोई बात नहीं है और आप कुछ भी मत बोलो। यनकुंग बोल रही होती है कि मैंने सुना कि तुमने हेम की हेल्प करी, उसके लिए थैंक यू। तभी यूजिहा बोल रहा होता है अचानक से मुझे फील हो रहा होता है कि मैं तुमसे काफ़ी दूर हूँ। यनकुंग बोल रही होती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम मेरे यंगर ब्रदर हो। ये बात सुनकर यूजिहा बोल रहा होता है कि यही तो बात है कि मैं तुम्हारा यंगर ब्रदर हूँ। इधर हेम यूजिहा के ग्रैंडफादर से मिल रहा होता है। ग्रैंडफादर उससे बोल रहे होते हैं क्या तुम अभी भी उस प्लेस से तुम्हारी अटैचमेंट है। तो फिर हेम बोल रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है और उनसे पूछने लग जाता है क्या आप भी मास्टर हिजुन से मिल चुके हो। यूजिहा के ग्रैंडफादर हाँ बोलते हैं। फिर वो हेम से बोल रहे होते हैं कि अब से तुम्हें वो चीज़ें एक्वायर करनी है जो कि तुम मुझसे कर सकते हो। हम दोनों के बीच में एक बिजनेस का रिलेशनशिप है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करते रहो। हेम उनकी बात मान जाता है। तभी वहाँ पर यूजाही पहुँच जाता है और उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। बात करने के बाद हेम वहाँ से जा रहा होता है। फिर वहाँ पर यूजिया उसके पास में पहुँचता है और वो उसे अपने साथ लेकर जाता है ताकि वो उससे बात कर सके।
यू जो है उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है और वैसे भी तुम कब यहाँ से क्विट करोगे। तो फिर हेम बोलने लग जाता है कि मेरा क्विट करने का कोई भी इरादा नहीं है और वैसे ही मुझे लगा था कि तुमने अब तक कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया होगा कि तुम मुझे यहाँ से निकाल सको। तो फिर यू जो है बोल रहा होता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, बट मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अब तुम यनकों के साथ क्या करोगे। वैसे भी तुम्हें एक ना एक दिन वापस जाना ही होगा। तो फिर हेम बोल रहा होता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे ही मैं वापस नहीं जाऊंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यनकुंग से मिलने के लिए उसके ग्रैंडफादर के दोनों हेल्पर भी आते हैं और वहाँ पर काफ़ी शोर मचा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो सीनियर नर्स आती है और उन दोनों को वहाँ से भेज देती हैं। फिर वो नर्स यनकुंग से बात कर रही होती है। नर्स यनकुंग से पूछ रही होती है, क्या तुम्हें पता चल गया है कि उस पर्सन की ट्रू साइड क्या है। यनकुंग मुस्कुराने लग जाती है और बोल रही होती है कि अब मुझे सब कुछ पता है उसके बारे में कि उसकी ट्रू साइड क्या है और वो कैसा पर्सन है। जब वो दोनों हेल्पर बाहर पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पर उनकी मुलाकात हेम से होती है। तो फिर हेम उनसे काफ़ी पोलाइटली बात कर रहा होता है और ये सब देखकर वो चौंक जाते हैं। फिर उनसे बात करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। शाम को हेम युनगंग से मिलने के लिए जाता है और उससे बात कर रहा होता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और वहाँ पर एक पॉइंट को टच करता है और बोल रहा होता है कि इस एक्यूपंक्चर पॉइंट को नोकिम बोलते हैं। फिर वो उसके एल्बो के पास जाता है और उसे बता रहा होता है कि इसे गोगजी बोलते हैं, और ऐसे ही करके वो नेक के पास पहुँच जाता है। इसके बाद वो उसकी चिन तक पहुँचता है और तभी अचानक से वो उसे किस करने लग जाता है। अगले दिन यनगंग अपना डॉक्टर का कोट पहनती है और वो दोबारा वहाँ पर काम करने लग जाती है। तो फिर डॉक्टर से समझा रहे होते हैं कि तुम अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई हो, बट वो उनकी बात नहीं मानती है। यनकुंग बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो फिर वहाँ पर डॉक्टर होते हैं, वो नर्स से पूछ रहे होते हैं कि यनकुंग को क्या हुआ है। तो फिर नर्स बोल रही होती है कि ये पावर ऑफ लव है जिसकी वजह से ही बिल्कुल ठीक हो गई है। हेम हॉस्पिटल में घूम रहा होता है, तभी वो वहाँ पर एक दूसरे डॉक्टर क्लिनिक में जाता है और वहाँ पर एक्यूपंक्चर अप्लाई करने लग जाता है। फिर डॉक्टर को समझा रहा होता है एक्यूपंक्चर पॉइंट के बारे में। जैसे ही हेम उस पेशेंट की चिन के पॉइंट पे पहुंचता है तो फिर से याद आ रहा होता है कि उसने शाम को यनकुंग को किस किया होता, और ये सब याद करके वो हंसने लग जाता है। कुछ देर बाद यनकुंग हॉस्पिटल के बाहर होती है, तभी वो देखती है कि वहाँ पर हेम आता है अपना बैग लेकर और एक कार में वहाँ से जा रहा होता है। तो फिर यनकुंग बोल रही होती है कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा नहीं हो सकता है। तभी वहाँ पर एक पेशेंट आता है जिसकी हालत काफ़ी सीरियस होती है। फिर उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है ताकि उसकी सर्जरी करी जा सके। जो उस पेशेंट के गार्जियन होते हैं वो यनकुंग से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो किसी तरीके से इसे बचा ले और वो उसकी सर्जरी करे, बट जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो मना कर रहे होते हैं। फिर यनक्योंग उन डॉक्टर के पास जाकर उनसे बोल रही होती है कि हमें पेशेंट की सर्जरी करनी होगी, नहीं तो वो मर जाएगा, और वैसे भी हम सर्जरी क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास सारे इक्विपमेंट है और सारी मेडिसिन हैं। डॉक्टर फिर भी मना कर रहे होते हैं। तो फिर यनक्योंग बोल रही होती है कि इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ और मैं उसकी सर्जरी करूँगी, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में एडमिट करती है और वहाँ पर सर्जरी करना स्टार्ट कर देती है। यू जहा के ग्रैंडफादर हेम को एक जगह पर ले जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि जो यहाँ पर ओनर है उसकी कई सारी इंडस्ट्री हैं इस शहर में। जैसे ही हेम घर में पहुँचता है तो फिर वहाँ पर दो लेडी होती हैं जो कि वहाँ पर काम करती हैं। तो फिर वो देख रहा होता है कि वो दोनों काफ़ी बीमार होती हैं और वहाँ पर कई सारी महंगी महंगी दवाइयाँ तभी रखी वहाँ होती पर हैं। वो आदमी पहुँच जाता है जिसका कि वो घर होता है। तो फिर हेम उस आदमी का इलाज नहीं करता, बल्कि वो उन दोनों लेडीज़ के पास जाता है, उनका इलाज करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हेम वहाँ से चला जाता है और वो अपना बैग वहाँ पर फेंक देता है। इधर हॉस्पिटल में उस पेशेंट की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और यूनकुंग बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो फिर वो हेम के हॉस्पिटल में जाती है ताकि वो उससे मिल सके और ये सारी बातें बता सके, बट वहाँ पर हेम नहीं होता। तभी वहाँ पर यूजेहा पहुँच जाता है। यूजेहा यूनकुंग से बोल रहा होता है कि हेम काफ़ी देर से बाहर गया है और वो यहाँ पर नहीं आया है। तभी उससे पूछने लग जाता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे जानने की कोशिश करी हो, क्या तुम उसके बारे में सब चीज़ें जान चुकी हो। यनको मुस्कुराकर हाँ बोलती है। तो फिर यूजेहा बोल रहा होता है कि तुम अभी नहीं जान पाई हो कि वो किस टाइप का पर्सन है। यूजेहा के ग्रैंडफादर अपने क्लिनिक में होते हैं और वो बार बार हेम को कॉल कर रहे होते हैं, बट उनका कॉल पिक नहीं कर रहा होता। तभी वो देखते हैं कि उनके डेस्क पर एक लेटर रखा होता है जो कि रेजिग्नेशन लेटर होता है हेम का। रात को यनकुंग अपने घर पे होती है और वो काफ़ी परेशान होती है क्योंकि वो जेहा की बात सोच रही होती है जो कि उसने हेम के बारे में बोली होती है। अचानक से यनकुंग को शोर सुनाई देता है। जैसे ही वो बाहर जाती है तो फिर वहाँ पर हेम होता है, उसने अपने पुराने कपड़े पहन रखे होते हैं और उससे बोल रहा होता है कि मैं अब वापस आ गया हूँ।